नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो दिख रहा है, क्या वही सच है या कहानी कहीं और लिखी जा चुकी है? सरकार बनी, चेहरा सामने आया, लेकिन फैसलों की रफ्तार धीमी क्यों है? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, लगातार हो रही बैठकों का सिलसिला और दिल्ली से पटना तक चल रही हलचल। क्या ये सब सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? देखिए, नीतीश के इस्तीफा और सम्राट को सीएम बनाने के खबर के बाद से ही सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है। क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना एक अचानक लिया गया फैसला था या ये सब पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था? जिस तरह से दिल्ली में लगातार मीटिंग हुई, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और फिर अचानक फैसलों की दिशा बदली, उससे इस कहानी को और रहस्यमयी बना दिया है। इन्हीं सब आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, आपसे सीधा सवाल और पहला सवाल यही है कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। तो क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना भी पहले से तय था? क्या ये फैसला भी एक लंबी रणनीति का हिस्सा है? संयोग बहुत कम होते हैं, प्रयोग ज्यादा होते हैं। जी। राजनीति का एक बहुत बड़ा जो विडंबना है वो ये है कि आप सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और जो भीतर में बैठे लोग हैं वो प्लान कुछ और करते हैं। जी। लेकिन बिहार में जो दृश्य बदला है, जिसको हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आंख के सामने तो हैं, जी। लेकिन अभी भी इस बात को कहा जा सकता था कि बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं उसके 48 से 72 घंटे के अंदर में सम्राट चौधरी को अपना बहुमत साबित करना है। 24 तारीख को उनका बहुमत साबित करना है और इसको लेकर के प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और जी। विधानसभा के अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि सम्राट चौधरी आखिर सम्राट बने तो कैसे बने, इसके बिल्कुल। पीछे की कहानी क्या है, और क्या सम्राट चौधरी अगर बन गए हैं तो सम्राट चौधरी कंटिन्यू करेंगे? ये सवाल सभी के जहन में है। सब लोग इस बात को आखिर देख रहे हैं कि जी, बिल्कुल। चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश कुमार को कैसे, नीतीश कुमार के हटने के बाद जो नीतीश कुमार की लेगेसी है उसको मेंटेन करें। ये दूसरे ऐसे डिप्टी सीएम हैं कर्पूरी ठाकुर के बाद। आपको कहना है, कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना होगा, पिछड़े और अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है। जी। और उनके बाद पिछड़े वर्ग को ही सत्ता मिली थी। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि ये कहानी जो है 1930 के दशक, मतलब 30 के दशक से ही शुरुआत हो चुकी थी। जी। और उस समय जो केंद्र में और राज्यों में, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और कांग्रेस की सरकार में सवर्णों का बोलबाला था। कहा यह जाता था कि सवर्णों को इतनी ज्यादा छूट मिल गई थी कि इससे कहीं ना कहीं प्रताड़ित और आक्रांत महसूस करते थे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग। इस कहानी को कभी मरने नहीं दिया गया। इस कहानी को हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे आप देखी होंगी कि ठंडा के दिन में जब आदमी आग तापता है तो धीरे से शांत हो जाता है, तो लकड़ी से उसको खोल दिया जाता है, जी। तो फिर से आग ऊपर आ जाता है। उसी तरह से गोईठे की आग की तरह धीरे धीरे करके ये सुलगती रही, और 30 से 33 के बीच में, 33-34 में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई। वहां से ये कहानी शुरू हुई, जिसमें इसकी मतलब स्थापना में जो लोग थे उसमें यदुनंदन प्रसाद मेहता, जो कि कुशवाहा समाज से आते थे, जी। सरदार जगदेव सिंह यादव जो यादव समाज से आते थे, और शिवपूजन सिंह कुर्मी समाज से आते थे। इन तीनों ने मिल करके, चूंकि उस समय पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गीकृत नहीं हुआ था, दो भाग में डिवाइड नहीं था, तो इन सभी ने मिल करके ये बनाया कि जो पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी जातियां हैं उसको अगर प्रतिनिधित्व मिलता है, उसको आगे किया जाता है, तो बिहार में ये सवर्णों का राज जो है उसे समाप्त किया जा सकता है। और इसको लेकर के कहानियां शुरू हुई। त्रिवेणी संघ की स्थापना करने वालों में चौधरी यदुनंदन प्रसाद मेहता, जो कि कुशवाहा जाति से आते थे, और त्रिवेणी संघ के मुख्य सिद्धांतकार वही थे। सरदार जगदेव सिंह यादव, ये यादव समुदाय से आते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी आपने देखा होगा कि ओबीसी में जाति 14% आज के डेट में भी, जब जनगणना हुई, जातीय गणना हुई, तो उसमें उनका नंबर आया। शिवपूजन सिंह जो कुर्मी जाति से आते थे और संघ के संगठन के सबसे सक्रिय भूमिका में थे। इसमें 1930 से में जो स्थापना की गई यादव, कोयरी और कुर्मी को मिलाकर, यानी लौकुश और यादव को मिलाकर के इसे त्रिवेणी संघ नाम दिया गया।
मुख्य उद्देश्य सामंती अत्याचारों, जमींदारों को शोषण मुक्त करना और उच्च जातियों के वर्चस्व के खिलाफ पिछड़ा वर्ग को संगठित करके और मुख्य राजनीतिक धारा में आना था, जिसकी जी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर ने की। हालांकि इन सभी ने जो मेहनत किया, जो प्रयास किया, उस प्रयास के बाद 30 से लेकर के 34-35 तक ये जो सिलसिला चलता रहा, इसका असल जो देखने को मिला वो 60 के बाद देखने को मिला। जी 60 के बाद पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे करके अपने स्थिति को देखता रहा और उसके देख रेख में अन्य जातियां भी जो सवर्ण से अलग थीं वो अपना उद्देश्य देखती थी। इसमें कई ऐसी विभेद थे जिसको लेकर के त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये अचानक से आ गए हैं, बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो सम्राट चौधरी को एक पहली जिम्मेवारी मिली। हालांकि वो जिम्मेवारी तो उससे पहले भी, आपको ये भी पता होगा कि कहा जाता है कि उम्र से पहले ही वो मंत्री बन गए थे, जिसके कारण उनको मंत्री पद त्यागना भी पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सम्राट चौधरी में वो प्रतिभा शुरू से ही रही और जब त्रिवेणी संघ में यादव को, कुर्मी को मौका मिल गया तो कुशवाहा खोजा जा रहा था कि कौन ऐसा कुशवाहा होगा जो मजबूत होगा और सत्ता को संभालेगा। इसमें कई लोगों के नाम आपने देखा होगा कि सामने आया था। उपेंद्र कुशवाहा भी इसके बड़े धड़े के रूप में जाने जाते थे। इसके अलावा भी कई नेता थे जिनको आगे करने की बात चल रही थी, लेकिन इनमें वो क्षमता नहीं थी जो ब्लंटली अपनी बात को रख सकें और मुखर होकर के अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके, जैसे नीतीश कुमार पहुंचाते थे, लालू प्रसाद पहुंचाते थे। सम्राट चौधरी एक तरह से समझिए कि लालू और नीतीश दोनों का एक संयुक्त मिक्सचर के रूप में उनको देखा जा सकता है। मौका तो आपने देखा होगा तेजस्वी यादव को भी मिला, मौका तो एक समय जीतन राम मांझी को भी दिया गया, लेकिन वो इस चीज को, इस पावर को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज नहीं कर पाए और इस पावर की महत्ता को नहीं समझ पाए। जी बिल्कुल। इसकी कहानी जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी, जैसा कि मैंने बताया कि 30 के दशक में ही इस कहानी को लिखा गया था, जिसका सबसे पहला जो रूप देखने को मिला वो 1967 में देखने को मिला। और कर्पूरी ठाकुर जब 1967 में उप मुख्यमंत्री बने, ये पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री 70 से 71 और 77 से 79 तक रहे। इसके बाद ये दूसरे शख्स हैं जो 28 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ करके दोबारा जब वो वापसी किए और वापसी करके एनडीए गठबंधन में आए तो सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली। इससे पहले सम्राट चौधरी को कई जगहों पर रख करके उनको प्रूफ करने का के लिए कहा गया था। आपको मालूम होगा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके भी उनको जिम्मेवारियां दे करके उनको जांचा परखा गया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको जांचा परखा गया और उसके बाद 2024 में आया तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली और सबसे पहले उनको वित्त विभाग मिला। वित्त विभाग भी आपको पता होगा कि उसको किस तरह से उन्होंने लोगों के सामने रखा और फिर एक बार मैं कहूंगा कि ब्लंटली उन्होंने वित्त विभाग के माध्यम से जो काम किया उस काम की भी सराहना नीतीश कुमार ने की। जी आगे फैसला नीतीश कुमार को भी करना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इन सभी बातों को लेकर के जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस स्क्रिप्ट के बाद सम्राट को आगे करके एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद सिद्ध कर रही थी, अपनी स्टोरी को, जो कहानी उसने लिखी थी उस कहानी को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सम्राट चौधरी को बैलेंस बनाना था नीतीश कुमार और भाजपा के बीच, एनडीए गठबंधन के बीच। उस बैलेंस को जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बनाया उससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। इसके बाद दोबारा आपको पता है कि जब 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए और सम्राट चौधरी ने घूम करके बिना अपने आप को एक सेकंड भी रोके वो लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार किए और उसका नतीजा नीतीश कुमार के कदम से कदम मिला करके चले और कहीं कहीं तो नीतीश कुमार को छोड़ करके भी उन्होंने प्रूफ किया खुद को, जाकर के चुनाव प्रचार किए और पार्टी को 89 जो अब तक के सबसे बेहतरीन जो अवसर है और उपलब्धि प्राप्त हुई है वो सम्राट चौधरी के निर्देशन में हुआ है। क्योंकि दिलीप जायसवाल भले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, लेकिन सम्राट चौधरी की भूमिका सबसे ऊपर रही है। उनको देख करके ये कहा जाता था कि ये व्यक्ति आगे बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, जिसको समय समय पर आपने देखा होगा कि दोनों ही बड़े नेता, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी कि इनको बड़ा आदमी बनना है, इनको बड़ी जिम्मेवारी निभानी है। और इसके अलावा लौकुश के अलावे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, यादव, इन सभी को साधने की एक नीतीश कुमार ने बड़ी कवायद शुरू की है। इस कहानी को नीतीश कुमार ने अपने हाथों से लिखा है, जिस कहानी को कई
इस लौकुश समीकरण को या त्रिवेणी संगम को बनाने वाले जो पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिज्ञ थे, उन लोगों ने तैयार किया। उसको उसका असल जो है मूर्त रूप देने में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी रही। जी नीतीश कुमार को लौकुश समीकरण का नेता माना गया, लेकिन नीतीश कुमार ने कुर्सी से हटते ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसको कहते हैं चाणक्य नीति। उस जी चाणक्य नीति में उन्होंने पूरे बिहार को अपने कब्जे में कर लिया है। एक बिल्कुल तरफ उन्होंने लौकुश समीकरण से मुख्यमंत्री दिया, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा का ही नंबर था, तो एक तो कहीं ना कहीं लौकुश का वोट जो है पूरी तरह से इंटैक्ट कर लिया उन्होंने। जी दूसरी तरफ से सामान्य वर्ग से विजय चौधरी को उन्होंने विजय उप चौधरी जी मुख्यमंत्री बना करके सामान्य वर्ग का जो नाराजगी था उसको भी दूर कर लिया, विजय सिन्हा को लेकर के नाराजगी थी उसको भी दूर कर लिया, और पिछड़े वर्ग में लालू प्रसाद के समर्थकों में एक सेंधमारी करने के लिए विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने यहां भी एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। जी बात यहीं खत्म नहीं होती है। नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। यदि ये सरकार सफल हो जाती है तो नीतीश कुमार का जय जयकार होगा कि नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छी सरकार बनाई, पूरा जी बैलेंस रहा। अगर ये सरकार असफल हो जाती है तो नीतीश कुमार के पुत्र तो लाइन में खड़े हैं बिल्कुल और उनके जगह को बचा करके रखने के लिए उन्होंने अभी अभी श्रवण कुमार को पार्टी विधायक दल का नेता बना दिया है। ये सारी बातें यानी 14% यादव, 15% सवर्ण और गैर यादव लौकुश जिसमें आते हैं 8 से 9%, जी इनको साधने का काम नीतीश कुमार ने कर लिया है। सरकार भले बीजेपी चला रही हो, सरकार की लगाम बीजेपी के हाथ में जरूर दे दिया उन्होंने, लेकिन आप जानते हैं ना कि घोड़ा को लगाम अगर लगा दीजिए तो वो आपके हिसाब से चलता है, जी लेकिन उस लगाम के साथ एक और ऐसी चीज होती है जो घोड़ा को लगाम से भी ज्यादा निर्देशित करती है या फिर उसे सही रास्ते पर चलने के लिए काम करती है, वो है चाबुक। जी जी नीतीश कुमार ने लगाम भले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिया है, लेकिन चाबुक आज भी नीतीश कुमार के हाथ में है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट, बेचैनी और फैसले सब कुछ नीतीश कुमार के अनुसार हो रहे हैं। ये बातें आप आराम से कर सकते हो। जी अच्छा बाबा, दिल्ली में हुई बैठकों को आप कितना अहम मानते हैं? क्या सच में अब बिहार में जो कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा वो सब दिल्ली से तय होगा? क्योंकि हमने देखा कल सीएम सम्राट दिल्ली गए, वहां पर नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से मिले और आज अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली गई है। मेरे विश्लेषण की एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा। मैंने कहा कि लगाम तो हाथ में दे दिया गया है, लेकिन चाबुक अभी भी नीतीश जी कुमार के पास है। दिल्ली से जो भी फैसला आएगा उस फैसले की पहली प्रति जो है वो जी नीतीश कुमार के अप्रूवल के लिए आएगी, और नीतीश अप्रूव्ड करेंगे, उसके बाद ही कोई प्रति और कोई नियम, नियत या व्यवस्था लागू जी होगी जब नीतीश कुमार की हरी झंडी मिलेगी। इस जी बात को आप याद रख लीजिए, चाहे जो भी कर ले, छटपटाहट जितनी भी हो, लेकिन होना वही है जो नीतीश कुमार कहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए, कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाली कहानी नहीं है, असली खेल अंदर चल रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे और क्या कुछ खुलासा होता है और क्या कुछ बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
eHomes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।